वेलकम टू नेशन डायलॉग्स। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जो भारत के हर गांव गली मोहल्ले में फैला हुआ है, जिसकी शाखाएं उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक और कच्छ के रेगिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इस संगठन ने सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी देश को 2 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति और कई राज्यों में सीएम दिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ की शाखाओं से निकलकर ही सत्ता के सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सके हैं। चाहे भारत और चीन के बीच 1962 में हुआ युद्ध हो या भारत में कोई बड़ी आपदा हो, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले सेवा कार्य में जुट जाते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक संघ के कार्यों का लोहा मान चुके हैं। इस वीडियो में हम संघ की विचारधारा से लेकर संघ को 3 बार क्यों बैन किया गया वह जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही संघ के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और पंडित नेहरू ने संघ को कैसे सम्मानित किया था वह भी इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यह एक नया चैनल है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब अस। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन एंड आइडियोलॉजी पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना श्री डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 7 सितंबर 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर में की थी। संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करना था। डॉक्टर हेडगेवार के मुताबिक हिंदू अगर एकजुट होते तो कोई भी विदेशी आक्रांता भारत को गुलाम नहीं बना पाता। हिंदू हजारों सालों से आपस में लड़ते रहे, जिसका फायदा पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने उठाया। संघ की स्थापना करते समय संघ में कुल 4 ही मेंबर थे। उस समय डॉक्टर हेडगेवार को इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि जिस संगठन की वे स्थापना कर रहे हैं वह विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन बनेगा। बात करें संघ की विचारधारा की तो संघ की मूल विचारधारा हिंदुत्व की है। संघ भारत में बसने वाले प्रत्येक नागरिक को एक ही धर्म यानी हिंदू से जोड़कर ही देखता है। आरएसएस का यह मानना है कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू ही है। संघ के मुताबिक विदेशी आक्रमणकारी यानी मुगलों ने भारत पर हमला कर देश के कमजोर तबके को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि संघ की इस बात के प्रमाण इतिहास में भी देखने को मिलते हैं। संघ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को एक ही सिक्के का 2 पहलू मानता है। संघ खुले तौर पर भारत के हिंदू राष्ट्र होने की भी बात करता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर को आप देख सकते हो, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक भाषण में जिक्र किया है कि भारत को कोई हिंदू राष्ट्र माने या ना माने, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है ही। इससे आगे संघ भारत की प्राचीन विरासत और संस्कृति पर अधिक बल देता है। संघ के मुताबिक किसी भी राष्ट्र को चिरकाल तक जीवंत रखने के लिए उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं का जीवंत रहना जरूरी होता है। नंबर 2, अब बात करते हैं लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। संघ को करीब से जानने के लिए इसके लीडरशिप स्ट्रक्चर को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई संगठन अपनी कमजोर लीडरशिप और अधिक महत्वाकांक्षाओं के चलते 10-20 साल में ही बिखर जाते हैं। लेकिन संघ अपने 100 साल के लंबे सफर के बाद भी दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। संघ में सर्वोच्च पद होता है सर संघ चालक। इसे हम आसान भाषा में कहें तो शीर्ष नेतृत्व। संघ की स्थापना से लेकर आज तक कुल 7 लोगों ने संघ का संचालन किया है। इस इमेज में आप संघ के 7 प्रमुखों और उनके कार्यकाल को देख सकते हैं। वर्तमान में संघ की कमान डॉक्टर मोहनराव भागवत के हाथ में है। आरएसएस चीफ यानी सर संघ चालक संघ में सर्वे सर्वा होते हैं। उनके नीचे राष्ट्रीय सर कार्यवाहक होते हैं, जो संघ के संचालन के अहम पिलर माने जाते हैं, जिसे डेप्यूटी चीफ ऑफ आरएसएस भी कहा जाता है। यह सर संघ चालक को सुझाव देते हैं और आरएसएस चीफ के दिशा निर्देशों को जमीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका भी अदा करते हैं। सर कार्यवाहक के नीचे क्षेत्र प्रमुख यानी रीजनल हेड होते हैं। वे भारत के विभिन्न रीजन जैसे कि साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन जैसे क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। रीजन हेड के बाद डिपार्टमेंट हेड और उनके नीचे स्टेट हेड होते हैं, जिसे प्रांत प्रमुख भी कहा जाता है। अंत में जमीन से जुड़ा संघ का एक अहम पद होता है शाखा प्रमुख, जिसे ब्रांच लीडर भी कह सकते हैं। और उसके बाद स्वयंसेवक इस पूरी चेन के माध्यम से मिले दिशा निर्देशों को जमीन पर कार्यान्वित करते हैं। ये था संघ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं संघ कार्य कैसे करता है। फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ आरएसएस। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ के साथ कुल 52 से ज़्यादा छोटे बड़े संगठन जुड़े हुए हैं। यानी संघ एक बड़ा पेड़ है जिसमें कई छोटे बड़े संगठन समाये हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो कि संघ की एक विंग है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। भारतीय किसान संघ, जो एक किसान संगठन है जिसका कार्य कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारतीय मजदूर संघ, यह श्रमिक और कामदारों का संगठन है जो श्रमिक से जुड़े मुद्दे को उठाता है। सेवा भारती, यह संघ की सबसे सक्रिय संस्था है जो सेवा और राहत से जुड़े कार्य करती है, जिसमें स्वास्थ्य, गरीब और दिव्यांग लोगों की सेवा भी शामिल है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP यह संघ की स्टूडेंट विंग है जो छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाती है और इस संगठन के माध्यम से इस संघ अपनी विचारधारा का प्रसार युवाओं में करता है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दे को उठाती है। इन शॉर्ट सभी 52 संगठनों मिलाकर एक संघ बनता है जिसे RSS और संघ परिवार भी कहा जाता है। संघ में ऐसे संगठनों के माध्यम से ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं भी लगती है जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग शामिल होते हैं। अब बात करते हैं संघ पर 3 बार बैन क्यों लगा। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। नाथूराम गॉडसे गांधी जी की हत्या से 2 वर्ष पूर्व संघ से जुड़ा हुआ था। करीब 2 हफ्ते तक वो संघ में भी गया था। हालांकि बाद में नाथूराम गॉडसे ने RSS को छोड़ दिया था। लेकिन नाथूराम गॉडसे की सोच भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की और RSS से मिलती जुलती थी, इसलिए गांधी जी की हत्या को RSS से सीधा जोड़ लिया गया। यहाँ तक कि पंडित नेहरू ने अमृतसर में 4 फरवरी को ही घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही गांधी जी की हत्या की है और 7 फरवरी को RSS पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन कोर्ट में चली लंबी सुनवाई में यह सिद्ध हुआ कि संघ का गांधी जी की हत्या में कोई रोल नहीं था। संघ की कोई संलिप्तता गांधी जी की हत्या में नहीं पाई गई और अंत में 11 जुलाई की मध्य रात को ही संघ पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। RSS पर दूसरी बार बैन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से बचने और प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए भारत में इमरजेंसी लगाई, तब उन्होंने साथ में RSS पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इंदिरा गांधी संघ की संगठनात्मक शक्ति से वाकिफ थी। उन्हें यह मालूम था कि इमरजेंसी के दौरान अगर जनता का गुस्सा फूटा तो RSS जनता की प्रमुख आवाज बनेगा। इसी डर के चलते श्रीमती गांधी ने संघ को प्रतिबंधित किया। हालांकि इमरजेंसी जब हटी और चुनाव हुए तो कांग्रेस को हराकर जनसंघ की पार्टी सत्ता में आई। जनसंघ को RSS का सपोर्ट हासिल था और सत्ता में आते ही जनसंघ की सरकार ने संघ पर से लगे सारे प्रतिबंधों को हटा दिया था। तीसरी बार संघ पर प्रतिबंध पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने लगाया था। दरअसल 6 दिसंबर 1992 के दिन विवादित राम जन्मभूमि अयोध्या में संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने मौजूदा बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया और पूरी ही मस्जिद को गिरा दिया। उन दिनों देश में कई जगह पर दंगे हुए और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में भाजपा की सरकारों को बर्खास्त भी किया। बाबरी विध्वंस में संघ का नाम बड़ी जोरों से उछल चुका था और मौजूदा सरकार को विश्व पटल पर अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को भी बनाए रखना था। इसीलिए 10 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि पुलिस इंक्वायरी में हर बार की तरह इस बार भी संघ की कोई सीधी संलिप्तता इस मामले में नहीं पाई गई और अंत में 4 जून 1993 को सरकार को संघ पर से लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना पड़ा। यानी कुल 3 बार संघ कड़े प्रतिबंधों का सामना कर चुका है। अब जानते हैं पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे सम्मानित किया था। बात करें भारत चीन के बीच हुए युद्ध की तो उस समय संघ के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना की जबरदस्त मदद की थी। सीमा पर सेना को राहत सामग्री पहुंचाना हो या दिल्ली में ट्रैफिक को नियंत्रित करना हो, संघ के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना और पंडित नेहरू के प्रशासन को पुरजोर समर्थन दिया था। पंडित नेहरू ने भी संघ द्वारा किए गए इन कार्यों की सराहना भी की और 26 जनवरी की परेड में संघ को शामिल होने का न्योता भी दिया था, जिसे संघ ने स्वीकार भी किया था। यह संघ के लिए एक बड़ा सम्मान था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी संघ के एक विशेष कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे चुके हैं और उन्होंने अपने भाषण में संघ के कार्यों की सराहना भी की थी। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विविधता में एकता देखने की नसीहत भी दे डाली थी। संघ की छवि भले ही विवादित रही हो, लेकिन संघ के सामाजिक और सेवा से जुड़े कार्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।